आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि फार्माकोविजिलेंस का करियर एंड करियर ग्रोथ इंडिया में कैसा होने वाला है। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ फार्माकोविजिलेंस जॉब्स इन इंडिया। 4 पॉइंट्स पे हम डिस्कस करने वाले हैं। उन 4 पॉइंट्स पे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों इंडिया में फार्माकोविजिलेंस के जॉब्स अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, कैसे उनके ग्रोथ भी बढ़ेंगे, क्या अलग अलग फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर है ग्रोथ ऑफ फार्मा इंडस्ट्री। आप सबको पता है कि इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर रही है। वर्ल्ड में मैन्युफैक्चरिंग में, जेनरिक मेडिसिन के मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड में 3rd नंबर पर है बाई वॉल्यूम, एंड बाई वॉल्यूम 14th नंबर पर है। ठीक, क्योंकि कोविड-19 के टाइम पर जब इंडिया ने कोविड वैक्सीन डेवलप किए, उस टाइम पर एक मैसेज गया पूरे वर्ल्ड में कि इंडिया का रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो सेगमेंट है वो स्ट्रांग है। फिर लैकिंग कहाँ पर है? लैकिंग यहाँ पर है कि इंडियन बहुत सारी कंपनीज हैं जो R&D में उतना इन्वेस्ट नहीं कर पाती हैं। क्यों? क्योंकि कैपिटल बहुत ज़्यादा लगता है। मगर अब जब AI, मशीन लर्निंग, बिग डाटा, इन सब का यूज़ हो रहा है AI पावर्ड लैब्स बनने में, जो भी डाटाज होते हैं उनके एनालिसिस करने में, जो कि ट्रायल्स के लिए जिस तरह से वॉलंटियर्स चाहिए उसके लिए, अलग अलग पॉइंट पे जब इन टेक्नोलॉजीज़ को अच्छे से यूज़ कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि हम R&D में अच्छा इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में कर सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट कम हो रहा है और हमारे लिए फिर R&D में इन्वेस्ट करना, न्यू ड्रग डेवलपमेंट पे काम करना थोड़ा आसान हो जा रहा है। ऐसा फ्यूचर है कि इंडियन R&D धीरे धीरे फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ करेगी। तो जैसे जैसे इंडियन कंपनीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे या फॉरेन की भी जो कंपनीज इंडिया में अपने R&D सेटअप करते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ें मिल जाती हैं, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे, कुछ इंडियन मार्केट के लिए करेंगे, कुछ वो बाहर के मार्केट के लिए करेंगे। वहाँ पर क्लिनिकल ट्रायल्स कंप्लीट होने के बाद जब उनको मार्केटिंग की ऑथराइजेशन मिल जाता है, तब फार्माकोविजिलेंस का रोल स्टार्ट होता है कि जितने भी ड्रग मार्केट में पहुँचते हैं उनका एडवर्स ड्रग मॉनिटरिंग पूरा करना, कि कोई भी ऐसा एडवर्स इफेक्ट तो नहीं हो रहा है जो भी मार्केट में पेशेंट्स को मेडिसिन जा रही हैं जो एक्सेप्टेबल लिमिट से बाहर है। ठीक, वो मॉनिटरिंग करना इंपॉर्टेंट है। अब जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रोथ करेगा, इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी, जो भी बाहर की इंडस्ट्रीज आकर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही हैं वो ग्रोथ करेंगी, तो जो भी प्रोडक्ट मार्केट में पहुँचता है उसके फार्माकोविजिलेंस के लिए बहुत सारे प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री का ग्रोथ होना ही होना है। तो जो भी फार्माकोविजिलेंस की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इंक्रीज होनी ही होनी है। सेकेंड पॉइंट है रिक्वायरमेंट ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। जैसे इंडिया में रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन सी है? CDSCO। अब CDSCO भी इस बात पे फोकस कर रही है कि जो भी मार्केट में प्रोडक्ट जा रहे हैं उनकी भी सेफ्टी की मॉनिटरिंग की जाए। कोई भी ऐसा एडवर्स इफेक्ट रिपोर्ट अगर होता है जो नहीं होना चाहिए तो उसकी मॉनिटरिंग हो और उसको सही तरीके से हैंडल किया जाए, क्योंकि एडवर्स इफेक्ट मॉनिटरिंग कंपनी के रिक्वायरमेंट से ज़्यादा रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप हमें वो डाटा दो कि मार्केट में जब आप इस प्रोडक्ट को लॉन्च करोगे तो उसके बाद किस किस तरह के आपको रिपोर्ट मिल रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, जब रेगुलेटरी अथॉरिटी फार्माकोविजिलेंस के सेगमेंट में ज़्यादा फोकस करेगी, वो ज़्यादा अश्योर करने की कोशिश करेगी कि क्या क्या सेफ्टी मेजर्स सारे लिए जा रहे हैं, नहीं लिए जा रहे हैं, जो कुछ भी एडवर्स इफेक्ट रिपोर्ट हो रहा है वो हमारे पास डाटा पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, और जो भी रिपोर्ट हो रहा है उसके साथ क्या किया जा रहा है, क्या ये प्रोडक्ट सेफ है कि नहीं है, इन सारी चीज़ों पर जब फोकस होगा तो सिंपल सी बात है कि फार्माकोविजिलेंस के प्रोफेशनल्स को भी वहाँ पे काम करना है, वो सेगमेंट उन्हीं को हैंडल करना है। ठीक, थर्ड पॉइंट, हब ऑफ आउटसोर्सिंग। आप सबको पता है कि इंडिया IT सेक्टर के लिए हब है आउटसोर्सिंग सर्विस के लिए, वैसे ही फार्माकोविजिलेंस के लिए भी इंडिया एक तरह से हब बनता जा रहा है। पिछले कई सालों में बहुत सारी CROs, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंडिया से ऑपरेट करके यहाँ के प्रोफेशनल्स को हायर करके फिर उनके जो फॉरेन के क्लाइंट्स हैं उनके लिए वहाँ पर उनको सर्विस दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये रेशियो हमेशा ऐसे बढ़ने वाला है। जो भी फॉरेन की कंपनीज हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको कॉम्पिटेंट सही प्रोफेशनल्स मिल जाते हैं, तो सिंपल सी बात है कि वो यहाँ पर अपने सेंटर को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। बस आपके पास वो स्किल सेट होना चाहिए जो उन प्रोफेशनल स्किल चाहिए, तो डेफिनेटली आपको अच्छे पैकेज भी मिल जाएंगे, क्योंकि उनके लिए तो वो पैकेज फिर भी कम है और यहाँ के हिसाब से आपको अच्छे पैकेज मिलेंगे और आपको ग्रोथ भी अच्छा मिलेगा और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो वो बढ़ी रहेंगी। हाँ, बट इसमें ये भी कभी कभी हो सकता है कि जिस तरह से फॉरेन मार्केट ऑपरेट करेगा, जिस तरह से वो अप्स एंड डाउन्स में जाएगा, उस तरह से ये जॉब्स में भी फर्क पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि इनका क्लाइंट, इनका मार्केट वहाँ का है, तो उस पर जो भी इम्पैक्ट होगा उसका इम्पैक्ट इन पर भी होगा। फार्मास्यूटिकल्स में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट इम्पैक्ट नहीं होता है, बहुत ही कुछ सॉलिड रीजंस होते हैं जिनकी वजह से इम्पैक्ट होगा, बट हाँ, आपका जब मार्केट बाहर का है तो वहाँ के सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है कि आपका करियर, आपकी कंपनी का जो ग्रोथ है वो कैसे अप्स एंड डाउन्स में जा रहा है। एंड फोर्थ पॉइंट, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। आप सबको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा एनालिटिक्स, ये सारे ऐसे टूल्स हैं जिन्होंने बहुत सारे चीज़ों के पूरे ऑपरेशन को एकदम चेंज कर दिया है। अब आपको पता है कि जब बहुत सारे डाटा इकट्ठे हों
आपने उनको किसी भी एक सॉफ्टवेयर में लिखा हुआ है, किसी शीट पे आपने उनको मेंशन किया हुआ है, और वहाँ से जब उनका आपको एक रिपोर्ट बनाना है और आपको ये समझना है कि इसमें पोटेंशियल रिस्क किस किस रिपोर्ट में है, किस किस कैटेगराइजेशन आपको कैसे करना है। अगर वो रिपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है तो वो किसी भी प्रोफेशनल के लिए बहुत मुश्किल होता है ये समझ पाना कि हाँ ये जो कैटेगरी है ये हमारे लिए पोटेंशियल रिस्क 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, जो भी कैटेगरीज उसमें होती हैं। तो जब डाटा एनालिटिक्स को, मशीन लर्निंग को आप सही तरीके से यूज़ करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स को आप सही तरीके से यूज़ करेंगे अपने ही सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट करके, जिस तरह से कंपनीज आपको देती हैं, तो वहाँ पर क्या होगा कि आप एक्यूरेट डाटा को एनालाइज कर पाएंगे। वहाँ पर मिस आउट होने के चांसेस लगभग खत्म हो जाते हैं, एरर चांस बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए ये सारे टूल्स का इनकॉर्पोरेशन हो रहा है। इसमें क्या होगा कि वो प्रोफेशनल्स जो इन सारे टूल्स के साथ में अलाइन नहीं हैं, जिनको इन सॉफ्टवेयर्स के बारे में या फिर इन टूल्स के बारे में सही से पता नहीं है, वो इनको ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, फिर उनको अपनी जॉब छोड़नी पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि कंपनीज को वो कैंडिडेट्स चाहिए होंगे, सीधी सी बात है, कि जिन कैंडिडेट्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा एनालिटिक्स इन सब के बारे में पता हो। तीनों के बारे में ना पता हो, बट एटलीस्ट आप मशीन लर्निंग के बारे में आपको डीप नॉलेज हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपको डीप नॉलेज हो, डाटा एनालिटिक्स एक सेगमेंट अलग है उसके बारे में आपको डीप नॉलेज हो, बिग डाटा क्या होता है उसके बारे में आपको नॉलेज हो। जब तक आप इन सारे सेगमेंट्स के बारे में सही से, इन सारी स्किल्स के बारे में, टूल्स के बारे में सही से नॉलेज नहीं रखेंगे, तब तक आप सही तरीके से उसको यूज़ तो कर नहीं पाएंगे अपने जॉब में। और कंपनीज को वो कैंडिडेट्स चाहिए जिनको ये सारी चीज़ें सही से आती हों। तो अगर आप फ्यूचर में आपको अच्छे से ग्रोथ करना है तो फिर आपको इन सारे स्किल सेट को अपने प्रोफाइल में लाना पड़ेगा। तो अगर हम ऑनेस्टली देखें तो कंडीशंस ऐसी बन रही हैं कि जो कुछ भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में हैं वो बेहतर होंगी। ठीक, प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है कि हमारे इंडिया में फार्मेसी स्टूडेंट बहुत हैं। एवरी ईयर अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 4 लाख फार्मेसी ग्रेजुएट्स पास आउट होते हैं। तो इस वजह से मार्केट में एक डिस्टर्बेंस रहता है, एक डिमांड और सप्लाई का जो एक रेशियो होना चाहिए वो सही से वर्क नहीं कर पाता। इस वजह से सैलरीज भी सही नहीं मिल पाती हैं, इस वजह से बहुत सारे लोगों को जॉब्स नहीं मिल पाती हैं, बहुत सारी दिक्कतें लगती हैं। लेकिन अगर हम इस वे में देखें कि हाँ अगर आपको करियर बनाना है, हम इस पर बात करें कि हाँ मुझे यही करियर बनाना, मुझे इसमें ही जाना है, तो उस बात पे आप फोकस करिए कि उन चीज़ों का, जिन स्किल्स की ज़रूरत आपको अपने प्रोफाइल के लिए होनी चाहिए, सबसे पहले आप उस पर काम करिए। ये बात की बात सोचिए कि कितनी भीड़ है, कितने लोग हैं, क्या हो रहा है, वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है कि आप अपने प्रोफाइल के, अपने स्किल सेट को कितना और अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। अगर आप ये करते हैं तो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अपने करियर को लेकर सीरियस नहीं है, जो सही तरीके से वो समझना नहीं चाह रहे हैं या फिर समझ नहीं पाते हैं कि हमें कैसे शेप करना है। अगर कोई भी आप थोड़ा सा भी सीरियस होता है चीज़ों को सही तरीके से, उसने सारी चीज़ों को समझ के अपने प्रोफाइल को, नेटवर्क बिल्डिंग में लिंक्डइन प्रोफाइल को एक सही तरीके से अगर वो डिज़ाइन करके चीज़ों को रीच आउट करता है और सही तरीके से वर्क करता है, तो डेफिनेटली उसको ग्रोथ मिलेगा। तो यहाँ समझना ये जरूरी है कि अपॉर्चुनिटीज़ तो आ रही हैं और फ्यूचर में और बढ़ेंगी। डिपेंड करता है कि आप उन अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से अपने आप को कितना रेडी करते हो। बिकॉज जो सिलेबस है, जो एकेडमिक्स का पूरा डिज़ाइन है वो सेम है, बट बाहर बहुत कुछ चेंज हो रहा है। उस चेंज के हिसाब से आप अपने आप को कितना अपग्रेड करते हैं, आप अपने आप को कितना अलाइन करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है कि आप किस जॉब में कितना अच्छा ग्रो कर पाएंगे। इससे रिलेटेड अगर आपके और भी कुछ व्यूज़ हैं, क्वेरीज हैं, तो आप डेफिनेटली हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। थैंक यू वेरी मच।